मैंने इस क्लास 10th पेंटिंग के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते। सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर दिए गए हैं और फर्स्ट यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम में 13 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आने वाला है। और जो सेकेंड मॉड्यूल है इसमें से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और जो थर्ड मॉड्यूल है इसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। जो पूरा पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 में से 70 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल में चला जाता है और जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में उस पर टोटल 30 मार्क्स लिखा आएगा, लेकिन ये 30 नंबर का होता नहीं है। 30 में से 6 नंबर आपको टीए में दे दिया जाता है, यानी कि आपका जो पेंटिंग का टीम है वो सिर्फ 6 नंबर का होता है। स्टूडेंट सोचते हैं ये तो 20 नंबर का था भाई, मेरे को 2-3 नंबर ही मिले। ऐसा नहीं होता, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। 6 नंबर का आपका टीए में होता है पेंटिंग का और 30 में से 6 नंबर दे दिएगा टीएमए को, तो ये बचेगा टोटल 24 मार्क्स। यानी कि जो आपका पेंटिंग का एग्जाम है वो सिर्फ 24 नंबर का होने वाला है और 24 में से 33% आपको लेकर आना है पास होने के लिए। दैट मीन्स आपके 8 नंबर होने चाहिए। अगर 8 नंबर से कम भी है तो भी आप पास हो जाओगे। मान लो आपके 1 या 2 नंबर आगे थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी इन तीनों को ऐड करके पास किया जाता है क्लास 10th में। तो ही ना बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इस पेंटिंग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहली जो हमारी कंफ्यूजन है कि पेंटिंग में क्या ड्राइंग्स बनाना होता है, क्या हमें कलर्स लेकर जाना है, हमें ड्राइंग बनाना होगा, पेंटिंग्स बनानी होगी? ऐसा नहीं है। पेंटिंग के अंदर आज से हजारों साल पहले जो मूर्तियां मिली है, जो स्कल्पचर मिले हैं, जो हमें पेंटिंग्स मिले हैं, वो किन राजाओं ने बनाया है और इनको किस मेथड से बनाया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इसका आंसर लिख कर देना होता है। इसमें आपको ड्राइंग्स नहीं बनाना होता। समझ में आ गया आपको? तो अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। आपको इसमें यह बताना है कि भारतीय कलाओं का विकास कैसे हुआ। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भारत की पहली सभ्यता है जहां पे लोगों ने पहली बार खाना पीना रहना सहना इनकी स्टार्टिंग करी। एक सिस्टमेटिक वे में एक गांव को बसाया जिसको हड़प्पा कहा गया और यहाँ पे जब लोग बस गए तो इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ पे कई सारी हमें मूर्तियां मिली है, जैसे कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति हो गई, ये स्कल्पचर हो गई। तो इसको कैसे बनाया गया है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सिंपल इसका आंसर देना है। तो भारत के अंदर इन कलाओं का विकास कैसे हुआ, कब हुआ? इन टाइम में। देखो जब बीसी लिखा होगा तो समझ लेना ये उस टाइम की बात हो रही है जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, इसको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। और जब एडी लिखा होगा इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम, यानी कि जो अभी का टाइम चल रहा है इसको एडी कहा जाता है। और पुराने टाइम को हम कहते हैं जैसे 600 बीसी या 600 ईस्वी पूर्व कहा जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। तो ये हमारे वो चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन आर्ट के बारे में, फर्स्ट मॉड्यूल। एंड जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है वो वेस्टर्न आर्ट के बारे में, पश्चिमी देश। अब ये वेस्टर्न आर्ट का मतलब क्या है? वेस्टर्न आर्ट का मतलब होता है जो यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका हो गया एंड कनाडा हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया। इन कंट्रीज के अंदर भी पेंटिंग्स बनाई गई है या किस तरीके से बनाया जाता था। तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कैसे आर्ट बनाया जाता है, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग बहुत फेमस है, आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर ये मोनालिसा की पेंटिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस पे क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से जो वेस्टर्न आर्ट है, जैसे पुनर्जागरण काल, रेनेसां के टाइम पे सन 15 ईयर्स में जब पढ़े लिखे लोगों ने अपने विचारों से पेंटिंग बनाई, लोगों को जागरूक करने के लिए उन पेंटिंग्स के अंदर ऐसे मैसेज दिए ताकि लोगों को उन पेंटिंग से सीख मिले। इसी को कहा जाता है रेनेसां, यानी कि पुनर्जागरण काल। सोए हुए लोगों को फिर से जगाया गया। तो पेंटिंग्स का, कविताओं, पोएम्स का, इन सब का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जो बात सीधे तरीके से समझ में नहीं आती उसको हम पोएम, कविता या शायरी में समझा देते हैं, सीधे दिल पे लगती है। सेम इस तरीके से पेंटिंग्स भी होती है। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न आर्ट। एंड इसके बाद है इंडियन आर्ट, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, जो कि आज के टाइम की है, 1900 के आसपास की। इसको कहा जाता है कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन। तो टोटल 9 चैप्टर इधर इंग्लिश में दे दिया है, इधर मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया। ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनमें से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और एक एक करके उनको समझा दूंगा। लेकिन आपको इसका भी ध्यान रखना है कि पूरे सिलेबस में जो 9 चैप्टर दिए गए हैं, इसको अगर मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर समझा दूं तो ये भी सही रहेगा। तो मैंने क्या किया है, 2 पार्ट में मैराथन क्लासेस लिए, जिसमें मैंने 1 से लेकर 5 चैप्टर तक समझाया एंड इसके बाद 6 से लेकर 9 चैप्टर तक समझा दिया। यानी कि मैंने आपको 2 वीडियो, ये रही फर्स्ट पार्ट
और ये रही सेकंड पार्ट। इन दोनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको इन दोनों वीडियोस को भी देख लेना है, जिससे कि आपको सारे चैप्टर्स भी समझ में आ जाए और इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ये भी समझ में आ जाए। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जितने भी आगे आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इस पीडीएफ में हिंदी मीडियम में है और इधर इंग्लिश मीडियम में है। तो आपको क्या करना है, मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ लेकर चलूंगा। तो जिनके पास हिंदी मीडियम है वो इधर इस वाले पीडीएफ को देखे, तो जिनके पास इंग्लिश मीडियम है वो इधर इस वाले पीडीएफ को देखते चले और एक एक आंसर को आप समझते चले। मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला की विशेषता क्या है, यानी कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स ऑफ अजंता पेंटिंग्स। अब ये अजंता का मतलब क्या है? देखो, अजंता एक जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो महाराष्ट्र में एक केव्स यानी गुफा है और उस गुफा के अंदर हमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिली है, जिसके ऊपर हमें बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध की हमें मूर्तियाँ मिली है या पेंटिंग्स मिले हैं। तो इसके रंग, रूप और भावनाओं को इसके अंदर इस तरीके से बयां किया गया है जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों या जो बौद्ध धर्म की टीचिंग्स है उनको रिप्रेजेंट करता है। आप एक बार इस इमेज को देखिए, ये अजंता की पेंटिंग्स का एग्जाम्पल है। इसलिए जो अजंता पेंटिंग है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन आर्ट का, यानी कि भारतीय कला का, क्योंकि अजंता की पेंटिंग में बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स बनाए गए हैं, इमेजेस वगैरह बनाए गए हैं, पेंटिंग्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर कई सारे कलर्स का अलग अलग फॉर्म्स में इसको बनाया गया है, जिनके अंदर इमोशंस दिया गया है। आप इस इमेज को यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर ये सारे इमेजेस बनाए गए हैं। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि अजंता की चित्रकला क्या है ना, यानी कि अजंता पेंटिंग्स क्या है। तो आपको अपने माइंड में ये पेंटिंग ध्यान रखना होगा, देन आपको इसी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये है अजंता की पेंटिंग, जिसके अंदर बौद्ध धर्म, जैसे हिंदू मुस्लिम कई सारे धर्म है, वैसे ही एक बौद्ध धर्म भी है। बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स यानी कि जो बुद्धिज्म है, इसी के बारे में ये इमेजेस यानी पेंटिंग्स बनाई गई है, जो हमें अजंता की केव्स में यानी कि अजंता की गुफाओं में मिली है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। एंड इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नृत्यांगना मूर्ति का वर्णन कीजिए और उसका प्राप्ति स्थान बताइए। आपसे बोला गया है डिस्क्राइब द डांसिंग गर्ल एंड मेंशन इट्स फाइंडिंग साइट, यानी कि ये जो मूर्ति आपको दिख रहा है डांसिंग गर्ल की, आप इस तरफ इमेज भी देखिए और ये हमें कहाँ से मिला है इसके बारे में बताना है। देखो, ये भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसमें एक महिला नाचते हुए दिखाया गया। आप देखिए, इनका जो एक हाथ है इनके कमर के ऊपर है और एक हाथ इनके घुटने के ऊपर है इनकी, जो कि एक महिला को इसमें नाचते हुए, इसलिए इसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह हमें मिला है बिहार के एक अजंता के गुफाओं से, जो कि महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। उस टाइम की कलाओं को दिखाता है ये। उस टाइम भी लोग ऐसे ऐसे मूर्तियां बना सकते थे जिस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। इसलिए नाचते हुए मूर्ति यानी कि डांसिंग गर्ल की ये मूर्ति आज भी हमारे म्यूजियम में रखा हुआ है। आज भी नेशनल म्यूजियम में आप जाओगे, दिल्ली के इंडिया गेट के पास है, वहां पे ये मूर्ति आपको रखी मिल जाएगी। ये है डांसिंग गर्ल की मूर्ति, जो कि बिहार के अजंता गुफाओं से मिली है हमें। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रभाववादी कला का आंदोलन किस विचारधारा का प्रतीक है एंड इस आंदोलन के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के नाम गिनाइए। यानी कि व्हाट डज आर्टिस्टिक मूवमेंट इम्प्रेशनिज्म सिंबलाइज, मेंशन सम ऑफ द फेमस आर्टिस्ट ऑफ दिस मूवमेंट। यानी कि आपको बताना है कि ये प्रभाववादी कला जो है इसका क्या मतलब है। देखो, प्रभाव का मतलब होता है अपनी कलाओं से लोगों पे इम्पैक्ट डालना। तो आर्टिस्टिक मूवमेंट इसलिए चलाएगा ताकि लोगों पे प्रभाव डाला जा सके, इम्पैक्ट डाला जा सके, इसलिए इसको समाजवादी और मार्क्सवादी से जोड़ा गया। समाजवाद या मार्क्सवाद को हिंदी में सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है जो सोसाइटी में अमीर यानी कि रिच एंड गरीब यानी कि पुअर, इन दोनों के बीच में जो खाई है, अमीर और गरीब के बीच में काफी डिफरेंसेस आ चुका है, क्योंकि अमीर गरीब का शोषण करता है, एक्सप्लोटेशन करता है। और ये दोनों जो आइडियोलॉजी है, ये दोनों आइडियोलॉजी चाहते हैं कि दुनिया के अंदर सभी समान रूप से रहे, इक्वलिटी हो जाए और कोई एक दूसरे का शोषण ना करे और स्टेट इसमें किसी की हेल्प ना करे, यानी कि सरकार भी ऐसा ना करे। अमीर लोगों से उनके रिसोर्सेज लेके सभी को इक्वलिटी और डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि मान लो कोई अमीर लोग हैं, उनसे पैसा, उनसे धन दौलत, संसाधन, रिसोर्सेज उनसे लेकर सभी लोगों में बराबरी बांट दिया जाए ताकि किसी का शोषण ना हो। ऐसी आइडियोलॉजी है समाजवाद और मार्क्सवाद, यानी कि मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म, जिनका ये कहना है। तो ये अपनी आइडियोलॉजी को पेंटिंग के रूप में बनाकर लोगों के बीच में लेके जाते थे और ऐसा करने वाले कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे पैब्लो पिकासो एंड इसके बाद है जॉर्ज व्रॉक एंड इसके बाद है फर्नांडो लेचे। इनका नाम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन तीनों ने सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई, जिसको आर्टिस्टिक मूवमेंट के दौरान बनाया गया पेंटिंग कहा जाता है, जिसको हम इंप्रेशनिज्म डेट मीन्स प्रभाववादी के नाम से भी जानते हैं, जो लोगों में प्रभाव डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टोरी नाइट नामक चित्र का वर्णन कीजिए। डेट मीन्स एक्सप्लेन द पेंटिंग द स्टोरी नाइट। अब इसका मतलब क्या है, देखो द स्टोरी नाइट जो पेंटिंग है ये विंसेंट वैन गोग के द्वारा बनाया गया था। कब? 1889 में बनाया गया था। एक गांव की रात का दृश्य इसमें दिखाया गया। आप एक बार इस वाली इमेज में देखिए,
इसमें एक गांव को दिखाया गया है जहाँ पे रात हो रही है, आसमान में तारे भरे हुए हैं और एक चर्च इसमें दिखाया गया है। ये देखिए आप, ये जो आप दिख रहा है चोंच सा, ये चर्च यहाँ पे बनाकर दिखाया गया है। तो ये पेंटिंग दिखाई गई है जो कि उस टाइम की सुंदरता को दर्शाती है। तो ये काफी फेमस हुआ था वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इन देशों के अंदर काफी फेमस पेंटिंग था ये। एंड इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में आप क्या जानते हैं? इस ग्रुप के कुछ कलाकारों का नाम बताइए। दैट मीन्स व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, नेम फ्यू आर्टिस्ट ऑफ दिस ग्रुप। दैट मीन्स आपको ये बताना है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का मतलब क्या है। इसको प्रगतिशील कला समूह भी कहते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको मिलाकर एक कला समूह बनाया गया था। और अमेरिका में 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 ईयर्स के अंदर ऐसे कई सारे आर्ट विकसित हुए और इसके अंदर 3 लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिनमें सबसे पहला नाम है जॉर्जिया ओकिफ का, एंड दूसरा नाम है चोर्स डेमुथ का, एंड तीसरा नाम है न्यू स्टील का। ये 3 लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीनों नाम बताना होगा कि इन तीनों के द्वारा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाकर पेंटिंग्स बनाई गई, जिससे लोगों के बीच में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस फैलाया गया। एंड 6 पॉइंट क्या है, वर्ड्स एंड सिंबल्स, चित्र का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द पेंटिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। इसमें आपको एक पेंटिंग देखनी है, इस पेंटिंग के अंदर वर्ड्स भी दिए गए और यहाँ पे कुछ सिंबल्स भी दिए गए। ये देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स भी है, इसलिए इस पेंटिंग को नाम दिया गया है वर्ड्स एंड सिंबल्स का। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इस पेंटिंग को विंसेंट वैन गोग ने बनाया था 1888 में, जिसमें एक प्याला को दिखाया गया है इसके बीच में और शराब का आदान प्रदान हो रहा है इसमें, यानी कि अल्कोहल वाइन्स जो होता है उसका लेन देन हो इसमें हो रहा है। और चारों ओर अलग अलग इसके अंदर वर्ड्स हैं जिनको इंडिकेट किया जा रहा है इसके अंदर। और इसमें यह बताया जा रहा है कि एक इंसान की मानसिक स्थिति क्या है, उसके माइंड में कितनी चीजें एक टाइम पे चलते रहती है। हम अलग अलग डिजिट को सोचते रहते हैं, वर्ड्स हमारे मन में आते रहते हैं, सिंबल्स अलग अलग हम देखते हैं। तो वर्ड्स एंड सिंबल्स एक अपने आप में उस टाइम पे प्रेजेंट करके ये दिखाया गया कि इंसान की मानसिक स्थिति, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कब क्या नहीं चल रहा होता है, ये आपको बताना है। एंड 7th क्वेश्चन क्या है, पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ है, इस युग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिनेंसा, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ दिस पीरियड। आपको बताना है पुनर्जागरण यानी कि रिनेंसा, इसका मतलब क्या होता है। देखो पुनः का मतलब होता है दोबारा और जागरण का मतलब होता है जागना, यानी कि पुनर्जीवित करना या पुनर्निर्मित करना, सोए हुए लोगों को फिर से जगाना। हुआ क्या, 1500 से पहले जब एक स्टेट पे, एक राज्य पे राजा का अधिकार हुआ करता था, तो वो लोगों को सही सही जानकारी नहीं देता था। तो इन्फॉर्मेशन की स्कैरिसिटी में यानी कि अभाव में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती थी, इसलिए उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था। इसलिए लोगों को फिर से जगाने के लिए कुछ ऐसे बुद्धिमान लोगों ने अपने विचारों को पेंटिंग्स में, बुक्स में, मैगजीन्स में, कई सारे जगहों पे छपवाया और लोगों में बंटवाया, जिससे लोग फिर से जागे, वो क्वेश्चन करना सीखे। अगर राजा उनके साथ गलत कर रहा है तो वो उससे सवाल जवाब कर सके। तो इसी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, यानी कि रिनेंसा कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1600 के बीच में। और आखिर ऐसा क्यों हो पाया, यानी कि इसकी आपको फीचर्स भी बताना है, यानी कि मेन इसके क्या थे कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे साहित्य और कला का पुनर्जागरण किया गया, इस टाइम पे लिटरेचर और आर्ट का सहारा लिया गया ताकि लोगों के बीच में अपने विचारों, अपने थॉट्स को स्प्रेड किया जा सके अवेयरनेस के लिए, ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हो रहा था इस टाइम पे। क्यों, क्योंकि वैज्ञानिक नए नए खोज कर रहे थे। अब साइंटिफिक तरीका यह हुआ कि जो भी मनगढ़ंत कहानी कोई राजा लोगों को पागल बनाने के लिए कहता था तो लोग मानते नहीं थे, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से लोग लॉजिक में विश्वास करते थे, ना कि सुनी सुनाई पुरानी बातों के अंदर। तो यहाँ पे साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हो रहा था। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, गुटेनबर्ग प्रेस। गुटेनबर्ग प्रेस का मतलब क्या है, देखो जर्मनी के अंदर 1556 के अंदर हुआ क्या, पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई। दुनिया भर के अंदर अगर मुझे अपने विचारों को कहीं पहुंचाना है, स्प्रेड करना है, तो जाहिर सी बात है या तो मैं उसको बोल के पहुंचाऊंगा या तो उसको मैं लिख कर कहीं छपवा कर उसको पहुंचा दूंगा। सेम इसी तरीके से 1556 के अंदर जर्मनी के गुटेनबर्ग एक शहर के अंदर, ये जगह का नाम है गुटेनबर्ग, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस, आज आप इस नोट्स को देख पा रहे हो, आज ये छपे हुए नोट्स है, प्रिंटिंग हुए पड़े हैं ये। तो आज कैसे हुआ ये, 1556 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। तो उस टाइम पे इसकी स्टार्टिंग हुई और उसी टाइम पे बाइबल्स, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हुए, यानी कि जो रिलीजियस लिटरेचर हो गए। एंड अवेयरनेस के लिए लोगों ने अपने विचारों को प्रिंट किया और लोगों में बंटवाया ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए। तो यानी कि गुटेनबर्ग प्रेस का काफी बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, सामाजिक परिवर्तन। अब इस अवेयरनेस से जाहिर सी बात है कि सोसाइटी के अंदर चेंज आए, यानी कि सोशल चेंजेस आए। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रो बोटिसेली पर एक प्रशंसनात्मक लेख लिखिए, यानी कि राइट एन एप्रिसिएटिव नोट ऑन सैंड्रो बोटिसेली। अब आपको बताना कि सैंड्रो बोटिसेली क्या है, कौन है, इसने क्या किया था, ये सब कुछ आपको बताना। देखिए सैंड्रो बोटिसेली एक इटालियन रिनेसेंस कलाकार थी
दैट मीन जब रेनेसां का पीरियड चल रहा था, जब लोगों को जगाने का काम हो रहा था, उस टाइम पे इटली की एक आर्टिस्ट रहने वाली थी जिसका नाम था सैंड्रो बोटेसेली। अब इनके द्वारा जो आर्ट बनाया गया आप इस इमेज में देख सकते हो। इस इमेज की कुछ खासियत है, जैसे इसके अंदर जो भी कलर्स यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी एक्सीलेंट कलर यूज़ किए गए हैं। ये पेंटिंग देखने में काफ़ी रियल लगता है, यानी कि रियलिस्टिक व्यू देता है हमें ये। एंड इसमें अलग अलग फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी कि जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर बनाए गए हैं उन सबको अपना अपना एक एक्सप्रेशन दिया गया है। एंड इम्पोर्टेड अमोंग आर्ट्स लवर्स, यानी कि आज तक ये कला प्रेमियों के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा रवि वर्मा की चित्रकारी की विषय वस्तुओं तथा तकनीक का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ राजा रवि वर्मास पेंटिंग। आपको बताना है कि राजा रवि वर्मा जी के द्वारा कौन कौन से पेंटिंग बनाई गई है, आखिर उनकी क्या खासियत है। देखिए, राजा रवि वर्मा जी के द्वारा कुछ आर्ट्स बनाए गए हैं। ये देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है। आप इस इमेज में देखिए, इनके अंदर रंगीनता यानी कि कलरफुल है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसमें डेपिक्शन किया गया, दैट मीन चित्रों को बनाया गया जो कि दिखने में अपने आप में रियल लग रहा है। आपको लग रहा है कहीं से भी एक इंसान ने बनाया हुआ, लग रहा है कि एक कोई औरत खड़ी है, उसकी पिक्चर यानी कि फोटो लेके इसमें लगा दिया गया, लेकिन ये सच में हाथों से बनाया गया है राजा रवि वर्मा जी के द्वारा। तो ये डेपिक्शन किया गया इसमें। एंड इसके अंदर इनकी इमोशन को दिखाया गया एक इंसान की एक वर्ड्स के प्रति। एंड राजा रवि वर्मा जी के द्वारा जो भी पेंटिंग्स बनाई गई है, इन पेंटिंग्स के अंदर महान जो हमारे एपिक ग्रंथ्स हैं यानी कि लिटरेचर है, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, एंड कुछ पुरानी कथाओं हो गए यानी कि जिनको मिथोलॉजिकल स्टोरीज कहा जाता है, इनकी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। तो आपको यही बताना है कि राजा रवि वर्मा जी के द्वारा जो भी पेंटिंग्स बनाई गई है उन पेंटिंग का सोर्स क्या है, महाभारत से लिया गया है, कुछ चित्रों को, कुछ कैरेक्टर्स को रामायण से लिया गया है, देन उनकी पेंटिंग बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होयसल कला का सामान्य परिचय दीजिए, यानी कि गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ होयसल आर्ट। देखो, होयसल डायनेस्टी थी 11 to 14 सेंचुरी के बीच में, जो कि साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, ये जो साउथ इंडिया का पार्ट है, इस पार्ट पे ये राज कर रही थी। तो इनके जो राजा हुआ करते थे, इन्होंने अपने कलाओं के द्वारा कुछ स्कल्पचर, मूर्तियां वगैरह बनाया है। तो इनके द्वारा जो बनाई गई मूर्तियां हैं, जैसे दक्षिण में कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्र में इनका राज हुआ करता था, तो इन्होंने अपने कलाओं को यूज करते ही कुछ मूर्तियां बनाई हैं। तो इनकी क्या क्या फीचर्स है आपको यही बताना है। आप सबसे पहले एक बार इस इमेज में देखिए, ये स्कल्पचर है यानी मूर्ति है, होयसल राजवंश के द्वारा बनाया गया था ये। एंड इसके कुछ फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर है इसका हेमध्वज बिल्डिंग। आप जरा इस मूर्ति को देखिए, आप जो ऊपर इस साइड ये देख रहे हो, इसको हेमध्वज के नाम से जाना जाता है। एंड इसके नीचे क्या है, वीरगल यानी कि हीरो स्टोन्स। हीरो स्टोन्स का मतलब क्या है, जो वीर युद्ध में, वॉर में मर जाया करते थे, शहीद हो जाया करते थे, तो उनके नाम पे पत्थर बनाए जाते थे, और उन्हीं स्टोन से, उन्हीं पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है, इसलिए इसको वीरगल यानी कि हीरो स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। एंड इसके बाद क्या है, अद्वितीय स्कल्पचर यानी कि अद्वितीय मूर्ति। इस मूर्ति को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया गया है, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट की आर्ट इस मूर्ति में देख सकते हो। उस टाइम पे जब नोखीले नोखीले चीज़ भी इतने नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे लोगों ने ऐसे ऐसे मूर्तियाँ बना रखी है, ठीक है, इसलिए इसको यूनिक स्कल्पचर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोक्तावादी लोक कला को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन यूटिलिटेरियन फोक आर्ट। फोक आर्ट का मतलब क्या है, जिसको लोक कला कहा जाता है। लोक कला उसको कहा जाता है जो लोगों से रिलेटेड हो, पब्लिक में, समाज में जो लोग रह रहे हों, उसमें या तो कोई चेंज लाना है, हमें सोशल चेंजेस लाना है, या हमें कोई सोशल इशू दिखाना है पेंटिंग के माध्यम से, तो हम लोगों को दिखा सके ताकि अवेयरनेस आए लोगों में, जाहिर सी बात है लोग उसके ऊपर बात कर सके। तो इसीलिए जैसे कि रोजगार का इशू हो गया है ना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का हो गया, किसी कल्चर्स का हो गया, कोई रिलीजियस इवेंट्स हो गया, कोई अलग अलग सेलिब्रेशन हो गया, हम कोई सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ऐसे ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। तो इसको बनाने का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, इसको बनाने का मतलब होता है सोशल प्रोस्पेरिटी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लाना, सोसाइटी के अंदर समृद्धि, खुशहाली लेकर आना, या सोसाइटी में सभी को एक करना, इसलिए इसको फोक आर्ट कहा जाता है। तो फोक आर्ट जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम इसको लोक कला कहते हैं, लोगों से रिलेटेड। 12वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, घनवाद क्या है, इस शैली को प्रारंभ करने वाले कलाकार कौन कौन है, यानी कि व्हाट इज क्यूबिज्म, हु आर द आर्टिस्ट टू बिगिन दिस स्टाइल। देखो, घनवाद एक मॉडर्न पेंटिंग है ये। अब मॉडर्न पेंटिंग के अकॉर्डिंग जो 20 सेंचुरी के अंदर पेंटिंग बनाई गई है, उन सभी को क्यूबिज्म दैट मीन्स घनवाद के नाम से जाना जाता है। इन पेंटिंग्स को बनाने में, एक बार आप इस इमेज को देखिए, इस तरफ इस इमेज में आप देखोगे तो इसके अंदर अलग अलग डायमेंशंस यूज किए गए हैं, खंड यूज किए गए हैं, यानी कि अलग अलग एक सेक्शन बनाया गया है, ऐसे कुछ आकृति ट्रायंगल्स वगैरह इसमें बनाए गए हैं, शेप्स दिए गए हैं, एंड शोकेस बनाया गया है।
तो इसको कहा जाता है घनवाद, क्यूबिज्म। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ क्यूब्स बनाना, तो ये हमारा पेंटिंग जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे पेंटिंग काफी फेमस है, इसलिए इसको क्यूबिज्म कहा जाता है। एंड इसको बनाने वाले दो लोगों का नाम पूछा गया है, पहले है पैब्लो पिकासो एंड दूसरे हैं जॉर्ज ब्रॉक। इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब सम ऑफ द फ्लोर डेकोरेशन आर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि आपको ऐसे आर्ट्स के बारे में बताना है, ऐसी कलाओं के बारे में बताना है जो जमीन पे यानी कि फ्लोर्स पे बनाई जाती है। अब कैसे बनाई जाती है वो ये करके देखते हैं। सबसे पहला है मैट और कारपेट डिजाइन, यानी कि चटाई और कारपेट। अब इसमें क्या होता है कि किसी चटाई पे या किसी कारपेट के ऊपर कोई भी डिजाइन यानी कि रंगों से या कोई पैटर्न बनाया जाना, तो पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है थिक, यानी कि मोटी मोटी डिजाइन बनाना। अब इसमें क्या होता है कि सजावट में कोई रजाई वगैरह यूज किया जाता है, कमरे को गर्म कर दिया जाता है ताकि आरामदायक बनाया जा सके। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के द्वारा ऐसे ही काम किया जाता था। एंड थर्ड क्या है यहाँ पे रंगीन फर्श। आज भी हम देखते हैं कि आज अपने घर में हम टाइल्स यूज करते हैं, पहले हम सिर्फ प्लस्तर करवाते थे। पहले क्या होता था कि सेम प्लस्तर जो आज होता है ब्लैक कलर के रूप में होता है, वो उसमें कलर डाल दिया जाता था। ये देखिए यहाँ का जो फर्श है, जो यहाँ का जो फ्लोर है वो रेड कलर का है, उसमें रंग मिला दिया जाता था, कलर मिला दिया जाता था। एंड मारवाड़ी मोकेशन। अब मारवाड़ी डिजाइन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग हो, यानी कि अलग अलग ब्लॉक बनाकर एक फर्श के ऊपर डिजाइन बनाना। ये राजस्थान के अंदर काफी फेमस डिजाइन है। एंड इसके बाद ग्रीक फर्श। ग्रीक फर्श का मतलब क्या होता है, गुजरात के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है कच्छ। कच्छ वाले एरिया के अंदर ये काफी फेमस हुआ, जहाँ पे खास तौर पर सफा और रंगीन का काफी यूज किया जाता है, इसलिए इसको ग्रीक फर्श कहा जाता है। वेस्टर्न कंट्री के अंदर ये काफी फेमस है। फर्श को इंडिया में जैसे हम देखते हैं सिंपल प्लस्तर के जो हमारे फ्लोर होते हैं, वैसा नहीं होता वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। वहाँ पे या तो कलरफुल होगा वो, या उनके अंदर वहाँ पे टाइल वगैरह लगा होता है, तो इसलिए उनका काफी फेमस होता है वहाँ पे। एंड एक चीज हम और करते हैं, हम स्पेशल किसी भी सेलिब्रेशन पे या कोई अवसर पे हम क्या करते हैं, अपने फर्श पे कोई डिजाइन बनाते हैं। जैसे रंगोली हो गया, जैसे दीपावली में, होली में, हम जब कोई ऐसा अवसर होता है तो उसे बनाते हैं। तो फर्श पे ऐसे डिजाइन बनाने का जो कल्चर है, ये आज से नहीं काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कैसे यहाँ पे फर्श पे रंगोली बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कला की अश्वेत राजकुमारी के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द ब्लैक प्रिंसेस ऑफ द अजंतास पेंटिंग। अजंता की केव्स के अंदर हमें एक और पेंटिंग मिली है और उस पेंटिंग का नाम है ब्लैक प्रिंसेस, यानी कि अश्वेत राजकुमारी, यानी कि जिसका रंग काला है। तो एक ऐसी राजकुमारी है जिनकी हमें पेंटिंग मिली है। दुनिया भर में सिर्फ सुंदर लोगों का ही गुणगान गाया जाता है, हम कभी उनकी भी तो बात करें जिनका फेस का कलर थोड़ा सा काला है, थोड़ा जो सामने है। तो इस चीज में ये पेंटिंग बनाई गई थी। तो ये जो पेंटिंग बनाई गई ये काफी ब्यूटीफुल है, यानी कि ग्रेसफुल तरीके से बनाया गया है। जो महारानी है, जो एक रानी बनाया गया है, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस पेंटिंग के अंदर क्रिएटिविटी दिखाई गई है, जो अपने आप में एक ब्यूटी है उस टाइम पे, जिस टाइम पे इस पेंटिंग को बनाया गया था। अगर आप इस पेंटिंग को जूम करके सही से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जो इन्होंने हार पहना हुआ है, इनकी आंखें, इनके बाल, इनके जूड़े, इनके माथे पे जो श्रृंगार दिया गया है, इनको इस तरीके से बनाया गया है जो इस पेंटिंग को काफी सुंदर बना देती है, यानी कि ब्यूटीफुल बना देती है। तो इस पेंटिंग के बारे में आपको यही बताना है, अश्वेत राजकुमारी के बारे में, जो कि एक सुंदर, एक ग्रेसफुल तरीके से इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल के शीर्ष का आधार तथा सामग्री का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब अबाउट द वेज एंड मटेरियल ऑफ बुल कैपिटल। देखो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, ये एक ऐसी मूर्ति है जो कि बैल की है, इसलिए इसको बुल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो बैल के शीर्ष पे, यानी कि सबसे ऊपर पे आप देखोगे यहाँ पे इसकी पूरी जो डिजाइनिंग है, किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये एक गाय है और गाय का ही जो मेल वर्जन होता है इसी को बैल कहा जाता है, यानी कि बुल कहा जाता है। इसके ऊपर देखोगे आप, यहाँ पे हड्डी को निकाला गया, काफी इसकी जो हड्डी काफी निकली हुई है, मतलब स्ट्रेंथ इसके अंदर काफी है। एंड बैल का जो रंग होता है वो काला होता है, इसलिए इनका रंग भी यहाँ पे काला, यानी कि ब्लैक रंग का यहाँ पे यूज किया गया है। बाकी इस मूर्ति में जो फिंगर बनाई गई है इनकी काफी नुकीली है, यानी कि ये काम आती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। मान लो इनको जब कोई हार्मफुल पहुंचा रहा हो तो ये अपनी सुरक्षा करते हैं अपनी इन पैरों से, क्योंकि काफी नुकीली होती है ये, ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए इसको बुल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आपको सिंपल जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देना, बाकी चैप्टर वाली वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको ये समझाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा क्या है? उस मंदिर का वर्णन करो जिसमें टेराकोटा की टाइल्स लगाई गई है। व्हाट इज टेराकोटा? डिस्क्राइब द टेंपल विद टेराकोटा टाइल्स। देखो टेराकोटा एक प्रकार का टाइल है, मिट्टी के कई सारे मिक्सअप को, पाउडर को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि अपने आप में काफी महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव भी है और देखने में काफी सुंदर भी लगता है ये। और टेराकोटा की जो टाइल्स है, भारत के अंदर भैरवनाथ मंदिर के अंदर इसको यूज किया गया। और ये जो भैरवनाथ टेम्पल है, ये बिहार के बाबा धाम
नामक एक जगह पर है। तो आपको यही बताना है कि भैरवनाथ टेम्पल के अंदर टेराकोटा के टाइल्स को यूज किया गया। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोनालिसा चित्र की व्याख्या कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द पेंटिंग मोनालिसा। ये जो पेंटिंग आप यहाँ पे देख रहे हो इसका नाम है मोनालिसा, और इस पेंटिंग को बनाने वाले हैं लियोनार्डो दा विंसी। इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है, और इस पेंटिंग को आगे चलकर लुई 15 ने खरीद लिया, जो कि फ्रांस के राजा हुआ करते थे। अब इस पेंटिंग के क्या फीचर्स है, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मोनालिसा की जो हंसी है, आप जरा इस पेंटिंग को सही से देखिए कि इस पेंटिंग में मोनालिसा को हंसते हुए दिखाया गया। एक तरफ तो ये मुस्कुरा रही है, एंड सेकंड पॉइंट में बताया गया आंखों का संग्रहण, दैट मींस कलेक्शन ऑफ आईज। आप जरा एक बार इनको आंखों को देखिए, आप नीचे का हिस्सा देखोगे तो आपको ये मुस्कुराते हुए दिखेगी, लेकिन अगर आप इनके ऊपर का हिस्सा देखोगे तो लगेगा भाई ये कुछ सोच रही है, बहुत गहरे चिंतन में। ये देखिए यहाँ से थोड़ा हल्का उभरा हुआ है, थोड़ा उठा हुआ इनका दिख रहा है, ये बहुत गहरे चिंतन में है ये। तो अपने आप में ये रहस्य है, हम समझ नहीं पाए भाई ये मुस्कुरा रही है या ऊपर का हिस्सा देख को लग रहा है भाई ये सोच रही है, तो भाई कर क्या रही है, तो अपने आप में ये एक मिस्ट्री है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, प्राकृतिक प्रस्तुतिकरण, यानी कि इसको बनाने में आर्टिस्ट के द्वारा काफी सुंदर तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। इसमें काफी सुंदरता दिखाई गई है, और दिखने में ये जो आपको दिख रहा है ये पेंटिंग लग रहा है कि कोई एक यहाँ पे औरत खड़ी है और इसकी पिक्चर ले ली गई है कैमरे के द्वारा, जबकि ऐसा नहीं है, इसको हाथों से बनाया गया है, जिसमें काफी सुंदरता है और ये मानवता का प्रतीक है। यानी कि एक इंसान को कैसे मुस्कुराते हुए रहना चाहिए और एक इंसान कैसे सोचते हुआ भी रहता है, ये इस चीज को बता रहे हैं यहाँ पे। धार्मिक और राजा के साथ ही, यानी कि नेचुरल प्रेजेंटेशन के साथ साथ इसको रिलीजियस बनाने की भी कोशिश की गई है, जैसे कि राजा को दिया जाना था उस टाइम पे, तो फ्रांस के राजा ने इसको अपना एक प्रतीक बना लिया। एंड इसके बाद अद्वितीय तकनीक, यानी कि यूनिक टेक्निक का यूज किया गया इसको बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जिन कलर्स का यूज किया गया काफी क्वालिटीज वाले हुआ करते थे वो। एंड प्रकाश तल का यूज किया गया इसके अंदर, यानी कि नेचुरल राइट्स का, नेचुरल कलर्स का यूज किया गया ताकि दिखने में काफी ये रियलिस्टिक हो। इसलिए दुनिया भर के अंदर मोनालिसा की पेंटिंग बहुत फेमस हुई। आप गूगल करके देखिए, आपको बहुत सारी इमेजेस मिलेगी और बहुत सारी इसके बारे में आपको आर्टिकल्स न्यूज भी मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यों को संक्षेप में लिखिए, यानी कि राइट ब्रीफली द फंक्शंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2400 बीसी से लेकर, यानी कि ईसी पूर्व से लेकर 1900 बीसी तक रहा, और ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है, कि ऐसी सभ्यता है जहाँ पे इंसान के द्वारा पहली बार रहन सहन, उनका खान पान, उनका रहने का तरीका, बोलचाल, इन सब का डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने साइंटिफिक तरीके से अपने गाँव को बनाया, अपने शहरों को बनाया, और इसलिए इसको सभ्यता कहा गया, जहाँ पे लोगों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, लाइफ का डेवलपमेंट किया, साइंटिफिक तरीके से पूरे शहर को बसाया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोग बस पाए। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे वो वर्क क्या करते थे, सबसे पहले नगर निर्माण, उन्होंने सिटी कंस्ट्रक्शन करवाया था अपना, और सिटी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करवाया था कि एक तरफ इसका ऊंचा वाला शहर था और एक तरफ इसका नीचे वाला शहर था, यानी कि शहर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और कई सारे हिस्से हुआ करते थे। पहला हिस्सा था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदाड़ो। इसके बाद भी कई सारे इसके एरियाज हुआ करते थे, जैसे कि धोलावीरा हो गया, कालीबंगन हो गया, राखीगढ़ी हो गया, और भी इसके से, बट हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो खोजे गए सबसे पहले थे, और इनका इंपोर्टेंस भी इनमें सबसे ज्यादा था। एंड सड़कों का निर्माण, सड़कों को इस तरीके से बनाया गया था कि अपने आप ही जब हवा चलता था तो सारे कचरे साफ हो जाया करते थे। सड़क के किनारे नालियां भी थी, प्लस डस्टबिन भी रखा हुआ था, ताकि कोई भी कचरा नाली में ना जाके हम डस्टबिन में डाल सके। तो उस टाइम पे इन चीजों को सोचना, ये करना आज भी हमें काफी शॉक्ड करता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, सामाजिक संगठन। लोग यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज क्या करते थे, भारत से बाहर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जैसे कि अफगानिस्तान वगैरह हो गया, इनसे भी हुआ करता था। हमारे पास जो भी वस्त्र हुआ करते थे, कई सारे मेटल्स हुआ करते थे, जैसे कि मोहरे हो गए, बाट वगैरह हो गए, इनका काफी यहाँ पे यूज हुआ। एंड हड़प्पा में जो क्रॉप्स वगैरह होता था, जो सरप्लस होता था, इनको भी एक्सपोर्ट किया जाता था, तो वहां से सामान भारत में लाया जाता था, यहाँ से इंपोर्ट किया जाता था, तो काफी चीजों का लेन देन यहाँ पे भी किया जाता था। तो ये इनके मेन वर्क थे, बट एंड में जाके हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया। ये हम आगे आने वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि डिक्लाइन यानी कि खत्म हड़प्पा सभ्यता क्यों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य युगीन कला के विषय में संक्षेप में लिखिए, राइट ब्रीफली अबाउट द आर्ट ऑफ द मौर्यन एरा, यानी कि राइट ब्रीफली अबाउट द आर्ट ऑफ द मौर्य एरा, यानी कि मौर्यन पीरियड के टाइम पे कौन कौन से आर्ट बनाए गए। देखो मौर्य काल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य इसके राजा हुआ करते थे, इसके बाद कई सारे राजा हैं, बट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका का नाम सबसे इंपॉर्टेंट लिया जाता है मौर्य पीरियड के दौरान। अशोका के टाइम पे भी कई सारे यहाँ पे मूर्तियां वगैरह बनाई गई। तो 4 से लेके 2 ईस्वी पूर्व में, यानी कि बीसी के अंदर सबसे पहले तो स्तूप का निर्माण करवाया गया। स्तूप बौद्ध धर्म का एक प्रतीक है, जिसमें हुआ क्या, जब महात्मा बुद्ध ने अपनी निर्माण प्राप्ति करी, जब उनका देहांत हुआ, तो उनकी अस्थियों को, उनकी हड्डियों को एक कलश में रख के जमीन में डाल दिया गया और उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया गया। उसी स्तूप को आज हम देखते हैं, जो कि मौर्य काल के टाइम पे ही बनवाया गया, और उस टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन करवा के इसको रेनोवेट भी किया गया। एंड पिल्लर और लिथ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम पे पत्थर के पिल्लर बनवाए गए थे और उसमें लिथ भी बनवाए गए थे। एंड गौतम बुद्ध के उपदेशों को उसके अंदर लिखवा दिया गया था, ताकि कोई भी आगे आने वाले टाइप में जो महात्मा बुद्ध जी के टीचिंग्स है वो उनको पढ़ सके। एंड सुलेमानी स्तूप, अब ये सुलेमानी स्तूप का मतलब क्या है, सुलेमानी स्तूप अशोक के टाइम पे बनाया गया, और सुलेमानी स्तूप के ऊपर, स्तूप का मतलब जैसे गुम्बद टाइप में होती है, और इसके ऊपर जो
जो महात्मा बुद्ध जी की टीचिंग्स है उनको लिखवाया गया, और साथ ही साथ जो शांति प्राप्ति के लिए जो पूजा किया जाता है लोगों के द्वारा, तो ये किया जाता था सुलेमानी स्तूप के अंदर। एंड इसके बाद है मूर्ति कला, यानी कि मौर्यन पीरियड के दौरान इनका जो आर्ट हुआ करता था, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस मूर्ति को देखिए, ये सारी जो मूर्तियां वगैरह हैं ये मौर्यन पीरियड के टाइम पे बनाई गई। जैसे गौतम बुद्ध की मूर्ति हो गई, अशोका की मूर्ति यानी कि अशोक की मूर्ति हो गई। ये मौर्य काल में बनाया गया मूर्ति का एक कला है जो अपने आप में आज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त कालीन चित्रों की क्या विशेषता है? या तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, या इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा सकता है, या हम गुप्ता कालीन टाइम को हम स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, यानी जो गुप्ता पीरियड है इसको गोल्डन एज के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत के इतिहास में जब गुप्त राजाओं ने, यानी कि जिनके नाम के पीछे गुप्त लग रहा था, उनको गुप्ता डायनेस्टी कहा गया। मौर्य एम्पायर के बाद, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी जब आती है, तो इन्होंने भारत के अंदर शासन किया। गुप्ता डायनेस्टी के जितने भी राजा थे उनके टाइम पे उच्चतम किस्म के सोने की सिक्के, यानी कि गोल्ड के कॉइन से यूज किए गए, पहला। दूसरा, ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई गई जो भारत के इतिहास में पहली बार बनाई गई थी। उस टाइम की कला, यानी कि आर्ट और कल्चर और उनकी आर्किटेक्चर के वजह से ही इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर को सही से समझने के लिए इंडिया गेट के पास दिल्ली के अंदर नेशनल म्यूजियम बनाया गया है। मैं वहां पे गया और वहां पे जितनी भी मूर्तियां थी मैंने उनकी एक वीडियो बना ली, आप देख सकते हो इनको। ये सारी जो मूर्तियां हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ही बनाई गई है। इसके अंदर इनको बनाने के लिए इनकी कला संस्कृति को इस तरीके से बनाया गया जिसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के मूर्तियों को बनाया गया है। जैसे उनके राजाओं के द्वारा भी इनको बनाया जाता था, उस टाइम पे जो राजा राज कर रहे थे। इसके अंदर बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई गई है, बुद्ध भगवान की स्कल्पचर काफ़ी मूर्तियां बनाई गई, जिसको बनाने के लिए गांधार और मथुरा की मेथड, यानी कि गांधार और मथुरा के कलाकारों ने अपने मेथड का यूज करते हुए इसको बनाया है। एंड भारत के उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा ही ये फेमस स्कल्पचर हुआ करते थे, इसी वजह से इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। तो ये बात होगी मूर्तियों की। अगर आप इन कोइंस को देखोगे तो ये कोइंस भी गुप्ता डायनेस्टी की है, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे राजाओं के द्वारा इसको चलाया गया था। तो बहुत उच्च किस्म के यहाँ पे सोने के सिक्के चलाए गए, इसी वजह से इसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। आपको आंसर में यही बताना है। बाकी आप ये सोने के सिक्के यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड आप इस इमेज को देखिए एक बार, इस इमेज को आप देख के पहचान सकते हो कि उस टाइम पे ऐसी मूर्तियाँ बनाया जाना अपने आप में आसान नहीं था, जब इतनी टेक्निक्स भी नहीं हुआ करती थी, ना ही टेक्नोलॉजी थी। इसके बावजूद भी लोगों ने बनाया। आप इस इमेजेस में देखिए, बाकी अभी आपको मैं वीडियो भी दिखाया, इन वीडियोस के अंदर भी आप देख के पहचान ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? दैट मीन्स द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? द कोणार्क का सूर्य मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश भारत में स्थित है, और ये किस राजवंश से संबंधित है? ये संबंधित है चंदेल राजवंश से। जैसे हमने होयसल देखा, एंड इससे पहले हमने मौर्य वंश देखा जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका ने राज किया। सेम इस तरीके से चंदेल डायनेस्टी हुआ करता था, चंदेल राजा हुआ करते थे 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। तो इस टाइम पे चंदेल डायनेस्टी के द्वारा ही कोणार्क का टेम्पल बनवाया गया था। तो ये काफी उस टाइम पे फेमस है, और इसको बनवाने में जिनका हाथ था उनका नाम है भवदेव द्वितीय, यानी कि भवदेव सेकंड। इनके द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि एग्जाम्पल है इंडियन स्कल्पचर, यानी कि इसके अंदर ऐसे कई सारे मूर्तियां हैं इस मंदिर के अंदर, आप देख सकते हो। इसी को कहा जाता है कोणार्क का टेम्पल, यानी कोणार्क मंदिर, जो कि काफी फेमस है सूर्य भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर लिलीज नामक चित्र का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द पिक्चर नेम्ड वाटर लिलीज। देखो, वाटर लिलीज एक पेंटिंग है जो क्लोड मोनेट के द्वारा बनाया गया है, और इसमें आप देख सकते हो ये प्राकृतिक सुंदरता को दिखा रहा है, ये नेचुरल ब्यूटी को दिखा रहा है। ऐसा क्या है इसके अंदर, आप देखिए यहाँ पे एक पाउंड है, एक तालाब के टाइप में यहाँ पे बना हुआ है, एंड यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, और इस तरफ पूरा पेड़ है, यानी कि एक झरना जैसा लग रहा है यहाँ पे, और ये पूरा नेचुरल ब्यूटी को दिखा रहा है, इसलिए इसको वाटर लिली पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में वाटर लिलीज अगर आ भी जाए तो आपको बताना है कि ये किसने बनाया है और ये नेचुरल ब्यूटी को दिखा रहा है। इसको जलमग्न बाग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आखिर क्यों हुआ, आपको ये बताना है। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रह भी रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, बट अचानक क्या हुआ 1900 BC, यानी कि 1900 ईस्वी पूर्व में, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो काउंटिंग वहां पे उल्टी हो रही थी। तो उस टाइम की ये बात है। उस टाइम पे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो सिंधु नदी के आसपास जो लोग बसे हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। तो सिंधु नदी या तो सूख गई
या उसका जो डायरेक्शन है वही बदल दिया गया। तो पहला रीजन ये कहा जाता है। दूसरा रीजन वहां पे सूखा पड़ गया तो लोग वहां से छोड़कर कहीं और जाके बस गए, इसलिए सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। या तो बाहरी आक्रमण कर दिया गया, बहुत तेज बारिश हुई, पूरा क्लाइमेट चेंज की वजह से ये झेल नहीं पाया, अनाज नष्ट हो गए, लोगों के पास खाना पीना कुछ रहा नहीं, इसलिए वो किसी और जगह पे मूव हो गए, डेट मीन शिफ्ट हो गए। डेट मीन इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। एंड इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको ये जो मैं पीडीएफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इन पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लस इसको मैंने आपको लिंक भी दे दिया, आप इसको वहां से डायरेक्ट रीड भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको चैप्टर वाइज आपको पूरा चैप्टर समझाया हुआ है, इन 2 वीडियोस को आपको सीक्वेंस में देख लेना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ये समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद इन दोनों वीडियोस को देखना, इनमें आपको मैंने पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। एंड एक बार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ डाउनलोड भी कर लेना है, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको जो भी नोट्स चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया हुआ है, सिंपल उस पर क्लिक कीजिए, वाई नोट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी। एक बार उसको आप रीड कर लीजिए, एक बार वीडियो देख लो और चीजों को खुद से पढ़ लो, आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में एक एक आंसर लिख कर आओगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो सब जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। ऐसी वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है, दिल का रिश्ता बना के रखिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।